नमस्कार, मैं मानवी आप सभी दर्शकों का एनडीडी के वीकली राउंड अप में स्वागत करती हूँ। एक बार फिर हम लेकर आए हैं देश दुनिया की सही और सच्ची खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का राउंड अप। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होने जा रहा है, जहां एक ओर भाजपा सरकार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को भव्य तरीके से आयोजित करना चाह रही है, वहीं दूसरी ओर यह आरोप भी लग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बन रहे मंदिर को भाजपा अपनी उपलब्धि बता रही है। विपक्ष के बड़े नेता मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होने के आमंत्रण को अस्वीकार कर चुके हैं। वहीं कई धर्मगुरु राम मंदिर उद्घाटन समारोह को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने पर सरकार की कड़ी निंदा कर रहे हैं। खासकर चारों धामों के शंकराचार्यों ने अधूरे मंदिर में मूर्ति स्थापित करने का विरोध करते हुए इस समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि भाजपा राम मंदिर का राजनीतिकरण कर रही है। ऐसे में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम राजनीतिक गलियारों में इस हफ्ते चर्चा में रहा। आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पक्की नौकरी, वेतन बढ़ोतरी, पेंशन सहित दूसरी जरूरी मांगों को लेकर अपना आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन के 26वें दिन सरकार ने कर्मचारियों पर एस्मा लगाकर उन्हें अगले 6 महीने तक हड़ताल करने से रोकने की कोशिश की। हालांकि बदले में आंदोलनकारियों ने आदेश की कॉपी जलाकर अपना आंदोलन और तेज करने का आह्वान किया। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच 5 राउंड बातचीत के विफल होने के बाद 17 जनवरी को आंदोलनकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आंध्र प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में भी आंगनवाड़ी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, जिनमें आशा वर्कर, जिन्हें बहन जी कहा जाता है, 10,000 रुपये वेतन में काम कर रही हैं। वहीं सहायिकाएं 7,000 वेतन में काम कर रही हैं। कम वेतन के बावजूद इन पर काम का दबाव बढ़ रहा है, जिससे कर्मचारियों में गुस्सा भी अधिक है। फैक्ट्री दुर्घटना के 2 अलग अलग मामले सामने आए। पहली घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी के पास सीतापुर की थी, जहां एक चीनी फैक्ट्री में टेस्टिंग के समय बॉयलर अत्यधिक गर्म हो जाने से फट गया। धमाका इतना तेज था कि बॉयलर के ढक्कन के साथ एक मजदूर छत से टकरा गया। इस धमाके में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक मजदूर घायल बताया जा रहा है। दूसरी घटना गुजरात के कच्छ से आई, जहां एक धातु पिघलाने वाली कंपनी में एक भयानक दुर्घटना घटी। काम के दौरान भट्टी में तकनीकी खामी आने के चलते तापमान इतना बढ़ गया कि मजदूरों पर गर्म धातु गिर गया। इस दौरान 3 मजदूरों की भयानक मौत हो गई और इस घटना में 4 मजदूर बुरी तरीके से घायल बताए गए। दोनों घटनाओं में काम के दौरान सुरक्षा मानकों और मजदूरों की सुरक्षा को ताक पर रखा गया है। आए दिन फैक्ट्री मालिकों और सरकार की लापरवाही के चलते मजदूरों की मौत की घटनाएं सामने आती रहती हैं, मगर उन पर कभी भी ठोस कार्रवाई होती दिखाई नहीं देती। इजरायल सरकार द्वारा फिलिस्तीनियों के नरसंहार के मामले को दक्षिण अफ्रीका की सरकार अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उठा रही है। इस बीच भारतीय मजदूरों के लिए एक डराने वाली बात सामने आई है। द हिंदू अखबार की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार विदेश में संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में जाने वाले भारतीय मजदूरों के लिए सामान्य सुरक्षा को नजरअंदाज कर रही है। अखबार ने बताया कि इन मजदूरों को विदेश मंत्रालय के ई-माइग्रेंट पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने की भी जरूरत नहीं होगी। साथ ही कई सरकारी मंत्रालयों और एजेंसियों ने मजदूरों के कल्याण और सुरक्षा के लिए किसी भी जिम्मेदारी से इनकार कर दिया है। ज्ञात हो कि दिसंबर में उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने इजराइल में नौकरी के लिए निर्माण मजदूरों से आवेदन मांगे थे। भारत सरकार कम से कम 10,000 मजदूरों को इजराइल भेजने की तैयारी कर रही है। मजदूरों का चयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।
ये नौकरियां लगभग 1.37 लाख रुपए प्रति माह के आकर्षक वेतन का वादा तो करती हैं, लेकिन संविदात्मक सुरक्षा पर विवरण का अभाव है। आवास, भोजन और चिकित्सा बीमा की लागत वेतन से ही काट ली जाएगी। इसके अलावा मजदूरों को अपने टिकट का भुगतान खुद करना होगा और एनएसडीसी सुविधा शुल्क के रूप में प्रति माह कर्मचारियों से 10,000 रुपये लिया जाएगा। बीते हफ्ते ईरान ने पाकिस्तान, सीरिया और इराक के कई हिस्सों में मिसाइली हमले किए। इन हमलों में 10 के करीब लोगों की मौत हुई है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार इन इलाकों में मौजूद चरमपंथी ताकतें ईरान में तनाव और आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। ज्ञात हो कि बीते दिनों ईरान के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की मजार पर हुए धमाकों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसकी जवाबी कार्रवाई के तौर पर यह हाल ही में हुए हमलों को देखा जा रहा है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, यमन में हाउतियों के आक्रमण की खबरों के बीच ईरान के इन हमलों से मध्य एशिया के इलाके में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हाल ही में सामने आए ऑक्सफैम रिपोर्ट 2024 में दुनिया भर में अमीरों और गरीबों के बीच की बढ़ती खाई पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट ने बताया है कि एक और दुनिया के 5 शीर्ष अमीरों की संपत्ति साल 2020 में बढ़कर 405 अरब डॉलर से 869 अरब डॉलर हो गई है। वहीं दूसरी ओर 2020 में अभी तक 5 अरब लोगों की आमदनी घटी है और गरीबों की संख्या बढ़ी है। गौरतलब है कि अमीरों की संपत्ति उस समय बढ़ी है जब वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था के हालात अच्छे नहीं थे। ऑक्सफैम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमिताभ बेहर ने कहा कि हम अमीरी गरीबी के बीच बढ़ती खाई को दशक की शुरुआत में देख रहे हैं। बेहर ने कहा कि कॉरपोरेट घराने मजदूरों को लूटकर, टैक्स में छूट का फायदा लेकर तथा सरकारी कंपनियों का निजीकरण करके अपनी संपत्ति को बढ़ा रहे हैं। साथ ही वे सत्ता का दुरुपयोग कर हमारे अधिकारों और लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। बेहर ने कहा कि सरकार और कॉरपोरेट के गठजोड़ पर भी सवाल उठाए जाने चाहिए। इस हफ्ते ह्यूमन राइट्स वॉच ने रिपोर्ट जारी की और भारत में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर कई अहम खुलासे किए। संगठन ने बीते साल घटी मणिपुर हिंसा, बीबीसी के दफ्तर पर छापे, नो हिंसा, महिला पहलवानों के प्रदर्शन जैसी घटनाओं को आधार बनाकर अपना ये रिपोर्ट बनाया है। संगठन की एशिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुली ने कहा कि भाजपा सरकार की भेदभावपूर्ण और विभाजनकारी नीतियों के कारण अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। इससे डर का माहौल बना हुआ है और सरकार की आलोचना करने वालों में डर पैदा हुआ है। संगठन का कहना है कि सरकार की विभाजनकारी नीतियों और दमन के चलते लोकतंत्र और सरकार पर सवाल उठाने की आज़ादी पर खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली के बुराड़ी अस्पताल में सफाई कामगार यूनियन के नेतृत्व में सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन और ठेका कंपनी की सांठगांठ से महिलाओं का यौन शोषण और कर्मचारियों के साथ जातिवादी व्यवहार किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि उन्हें ठेका कंपनी से सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन, ईएसआई, पीएफ, बोनस जैसे अधिकार नहीं मिल रहे हैं। प्रशासन की ओर से कर्मचारियों को लगातार नौकरी से निकाल दिए जाने की धमकी दी जा रही है और इन सभी कारणों के चलते उन्होंने अनिश्चितकालीन धरने का आह्वान किया है। ऐसे में यूनियन ने कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ग्लोबल वेंचर को हटाने, सभी आरोपी अधिकारियों को निलंबित करने और कर्मचारियों के अधिकारों व हितों को सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। उत्तर भारत में ठंड और शीतलहर ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। इससे बेघर लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और बेघरों की मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी सरकारी इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं।
इस दौरान दिल्ली में झुग्गियां तोड़े जाने की घटनाओं ने भी लोगों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। दिल्ली में 3 साल तक झुग्गी झोपड़ी न तोड़ने के प्रस्ताव को पास करने के बावजूद सरकार द्वारा कई इलाकों में झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। इसको लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच झुग्गियों को लेकर राजनीति गर्मागर्मी चल रही है। भाजपा ने दिल्ली की आप सरकार पर राजधानी में प्रधानमंत्री आवास योजना को न लागू करने और राजीव आवास योजना के तहत बने मकान आवंटित न किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी भाजपा पर झुग्गियों को ध्वस्त करने का आरोप लगा रही है। हाल ही में वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट ASER सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 14 से 18 के आयु वर्ग के युवाओं का 1/4 हिस्सा अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में दूसरी कक्षा की किताबें भी ठीक से नहीं पढ़ पाता है। रिपोर्ट में कहा गया कि 18 या इससे अधिक उम्र के 32% युवा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित नहीं हैं। वहीं 11वीं और 12वीं के आधे से ज़्यादा छात्र साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम न मिलने के कारण आर्ट्स का रास्ता चुनते हैं। यह भी दावा किया गया है कि आजीविका के नुकसान के कारण कई पुराने छात्रों ने कोरोना महामारी के दौरान स्कूल छोड़ दिया। रिपोर्ट ने इस तरह से भारत में शिक्षा की चिंताजनक स्थिति को सामने लाकर रख दिया है। इस वीकली राउंड अप में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले सप्ताह जनपक्षधर खबरों का ब्यौरा लेकर आज ही के दिन इसी समय। NDD न्यूज़ को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट अवश्य करें।